हाय, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले दोनों चैप्टर्स में हमने देखा कि कैसे हम हंटर गैदरर्स से स्टार्ट हुए थे और फिर धीरे धीरे फार्मिंग और सेटलमेंट की तरफ जाने लग गए। उसके बाद बनी सिटीज और उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। द स्टोरी ऑफ हरप्पा। सबसे पहले हमें इन सिटीज के बारे में मालूम पड़ा था आज से 150 ईयर्स पहले। 150 ईयर्स पहले आपको मालूम है कि ब्रिटिशर्स का इंडिया पे रूल था। उस समय पंजाब में, जो आज पाकिस्तान में आता है, वहां पे रेलवे लाइंस बनाई जा रही थी। तो जो इंजीनियर्स और वर्कर्स वहां पे रेलवे लाइंस बना रहे थे, उनको सबसे पहले हरप्पा के बारे में मालूम पड़ा जब उन्होंने वहां खुदाई करी। लेकिन उनको तो मालूम नहीं था कि ये क्या है। उनको बस ये लगा कि दिस इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। दे वर सरप्राइज्ड क्योंकि वहां पे इतनी हाई क्वालिटी की इतनी सारी अच्छी ब्रिक्स अवेलेबल थी। तो उन्होंने जो ब्रिक्स मिली हरप्पा से, उन्होंने उसी को यूज कर लिया पंजाब की रेलवे लाइंस बनाने के लिए। इसी चक्कर में कितनी सारी बिल्डिंग्स उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी जो हरप्पा सिविलाइजेशन को बिलोंग करती थी, जो अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुई होती तो आज हमें इन सिटीज के बारे में ज्यादा मालूम पड़ता। फिर सबने रेलवे लाइन बनाई और उसके बारे में भूल गए। ये सिटीज रीडिस्कवर हुई 80 ईयर्स पहले, मतलब रेलवे लाइन बनने के 70 ईयर्स बाद। इस बार ये साइट आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिली और तब उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज है हमारे सब कॉन्टिनेंट पे। अब आपको लगे हाथ ये भी बता देती हूँ कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। एक बड़े कॉन्टिनेंट का एक ऐसा हिस्सा जो अलग से डिस्टिंग्विश हो सके, उसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के अलावा 3-4 कंट्रीज और आती हैं, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये सारी कंट्रीज मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं। सबसे पहली सिटी जो डिस्कवर हुई वो थी हरप्पा। फिर उसके बाद कई सारी और ऐसी सिटीज और बिल्डिंग्स डिस्कवर हुए जो उस जमाने के थे। लेकिन क्योंकि सबसे पहली जो डिस्कवर हुई थी वो हरप्पा थी, इसलिए कन्वीनियंस के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उस सारी सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन का नाम दे दिया। इस सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारी सिटीज मालूम पड़ी, जैसे मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि ये सिटीज बनी कैसे थी। आपको याद होगा मैंने जो टाइमलाइन बनाई थी उसके हिसाब से हमने 2 मिलियन ईयर्स पहले शुरू किया था, जिसमें हम पेलियोलिथिक एज के बारे में बात कर रहे थे। फिर मूव करते करते हम मीजोलिथिक एज पे आए, फिर नियोलिथिक एज पे आए जो 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। उसी टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे 4700 ईयर्स पहले। ये टाइम था जब ये सिटीज बसना शुरू हुई थी। कौन से एरियाज में बनी ये सिटीज? पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान, और इंडिया में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। ये जो पूरी हरप्पन सिविलाइजेशन थी ये इस एरिया में सेटल हुई थी। उस जमाने से हमको जो सबसे यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो है रेड पॉटरी, जिसको वो ब्लैक डिजाइन से पेंट करते थे, स्टोन वेट्स, ऐसे वेट्स जो स्टोन से बने हुए हैं, सील्स, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स। आपको याद होगा हंटर्स गैदरर्स स्टोन टूल्स इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे कॉपर टूल्स यूज होते थे। सो दैट्स अ डेफिनेट प्रोग्रेस। एंड पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। अब हम आते हैं सिटी की स्ट्रक्चर और डिजाइनिंग पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे आपको मालूम पड़ेगा कि वो लोग कितने एडवांस थे। इनमें से मैक्सिमम सिटीज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। जो पार्ट वेस्ट साइड में होता था वो छोटा और हायर होता था और उसको सिटाडेल बोलते थे। जो पार्ट ईस्ट साइड पे था वो थोड़ा बड़ा होता था साइज में और नीचे बना होता था, एंड दैट वाज कॉल्ड द लोअर टाउन। तो हमें सुन के ही समझ में आ रहा है कि जो स्मॉलर है और हायर है प्लेसमेंट में, इसका मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट और स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। और जो लोअर टाउन है वहां पे लोग रहते थे, जो ऑर्डिनरी कॉमन पीपल थे वो लोअर टाउन में रहते थे। काफी सिटीज के सीटाडेल में हमें काफी सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिली हैं, जैसे उस टाइम की एक सिटी थी मोहनजोदारो। ये भी बहुत फेमस सिटी है और यहाँ पे एक स्पेशल टैंक बना था जिसको हम कहते हैं द ग्रेट बाथ। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ और सिटीज हैं जैसे कालीबंगन और लोथल, वहां पे सीटाडेल में फायर ऑल्टर्स मिले हैं। इसको प्रोबेबली वो लोग सैक्रिफाइसेस के लिए यूज किया करते थे। हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथल, इन सारी सिटीज में हमें सीटाडेल पार्ट में स्टोर हाउसेज भी मिले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, द सिटी वॉज वेरी वेल प्लान्ड और सिटी स्ट्रक्चर को बहुत सोच समझ के बनाया गया था। द ग्रेट बाथ, एज आई टोल्ड यू, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग और काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, एंड इट इज फैसिनेटिंग ऑल्सो। उन्होंने एक स्पेशल टैंक बनाया था मोहनजोदारो में जो सीटाडेल पार्ट ऑफ टाउन में था। इसको उन लोगों ने ब्रिक्स से लाइन किया हुआ था, प्लास्टर से कोट किया था और फिर नेचुरल टार यूज करके वाटर टाइट बना दिया था जिससे पानी लीक ना हो।
2 साइड से स्टेप्स थे, सीढ़ियां थी जो नीचे जाती थी टैंक में, और चारों तरफ रूम्स थे। इसको प्रोबेबली वेल से पानी लाके भरा जाता था और यूज के बाद ड्रेन कर दिया जाता था। और इसमें इम्पोर्टेंट लोग स्पेशल ओकेजन्स पे डिप लेते थे। सो मे बी दिस वॉज कंसिडर्ड होली और इम्पोर्टेंट, या एक पब्लिक स्विमिंग पूल, हमें नहीं मालूम, बट ऐसा कॉन्सेप्ट उस समय एग्जिस्ट करता था, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम आते हैं सिटीज के कंस्ट्रक्शन पे। ब्रिक्स एंड वॉल्स, जो उनकी वॉल्स होती थी वो बेक्ड ब्रिक से बनाई जाती थी, और जो दोनों पार्ट्स हैं टाउन के, सीटाडेल एंड लोअर टाउन, उसके चारों तरफ काफी बार वॉल्स बनाई जाती थी बेक्ड ब्रिक से। जब आप ब्रिक को बेक कर देते हैं तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है हीट से। उस समय के ब्रिक्स इतने अच्छे से बेक्ड थे कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लेटर भी वो परफेक्ट कंडीशन में थे। जब पंजाब में रेलवे लाइंस में उनको यूज किया गया तो दे वर स्टिल परफेक्ट। तो आप सोच सकते हो कि उसको कितने अच्छे से बनाया गया था। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब वो वॉल्स को बनाते थे तो ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाते थे, एक वर्टिकल फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल फिर एक हॉरिजॉन्टल। ये इंटरलॉकिंग पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से उनकी वॉल्स बहुत ही स्ट्रांग बनती थी। तो हमने कंस्ट्रक्शन जान लिया, अब थोड़ा सा जानते हैं कि उनके घर कैसे थे। जनरली 1 या 2 स्टोरी के हाउसेस बनाते थे वो। सेंटर में एक कोर्टयार्ड होता था, जैसा आंगन हम बोलते हैं जिसको, और चारों तरफ रूम्स होते थे। ऐसा घर बिल्डिंग पैटर्न काफी सालों तक यूज हुआ। इनफैक्ट आज भी ऐसे बहुत सारे घर होंगे जहाँ पे सेंटर में आंगन होता है और चारों तरफ रूम्स होते हैं। काफी घरों में एक सेपरेट बेदिंग एरिया था, तो बाथरूम घर के अंदर नहीं था, अलग से था बाहर, और उनके पास वेल्स थे पानी सप्लाई करने के लिए। अंडरग्राउंड वाटर यूज करते थे जिसको वो वेल्स से एक्सेस करते थे। फिर आते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम पे। आपको भी मालूम है कि किसी भी सिटी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी जब हमारे पास इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है फिर भी हम कितनी बार कंप्लेन करते हैं कि जब बारिश होती है तो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उस समय का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। वो लोग कवर्ड ड्रेन्स इस्तेमाल करते थे, विच इज ऑलवेज प्रिफर्ड, क्योंकि उससे गंदगी नहीं फैलती है, डिजीजेस नहीं फैलती हैं। ड्रेन्स को सीधी लाइन में लेआउट किया जाता था, स्ट्रेट लाइंस, और काफी ड्रेन्स के पास जेंटल स्लोप होती थी जिससे पानी ड्रेन में चला जाए, पानी इकट्ठा ना हो वहां पे। इसका मतलब उनको हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान था। जो घरों के ड्रेन्स हैं वो स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्टेड होते थे। स्मॉलर ड्रेन्स आगे जाके बड़े ड्रेन से मिल जाते थे। उन लोगों ने इतना तक सोचा था कि कुछ कुछ दूरी पे इंस्पेक्शन होल्स बना रखे थे ड्रेन्स की साफ सफाई करने के लिए। और ये पूरा स्ट्रक्चर समझने के बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि हाउसेज, स्ट्रीट्स, ड्रेन्स सब कुछ प्रोबेबली साथ में प्लान करके बिल्ड किया गया था, क्योंकि अगर ये सब रैंडम होता तो इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन पाता सिटी का। तो हमने कवर कर लिया कि उनकी सिटीज का स्ट्रक्चर कैसा था। नाउ वी मूव ऑन टू लाइफ इन द सिटी। उस समय लाइफ कैसी होती थी? द सिटी वॉज अ बिजी प्लेस, ऑब्वियसली. The rulers probably planned the construction of special buildings in the city and also sent people to distant lands to get metals, precious stones, etc. कौन सी स्पेशल बिल्डिंग्स बनेगी, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा दिखेगा, ये सब probably रूलर्स प्लान करते थे। और वो काफी सारे लोगों को डिस्टेंट लैंड्स भेजते थे जहां से वो मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स और इस टाइप की अच्छी महंगी नई चीजें वापस ला सकें। रूलर्स के अलावा और कौन से लोग थे और कौन से प्रोफेशंस थे? There were scribes, those people who knew how to write. They were the people who helped to prepare seals. Seals बहुत ही ज़्यादा important है और मैंने आपसे कहा है हम उस पर आएंगे और उसको अलग से पढ़ेंगे। फिर there were crafts persons, ये मेल्स भी हो सकते थे, फीमेल्स भी हो सकते थे, और ये अलग अलग टाइप के क्राफ्ट्स और चीज़ें बनाते थे, मे बी अपने घर में या वर्कशॉप्स में। एंड there were travelers, जो दूर दूर के देशों में जाया करते थे और वहाँ से रॉ मटेरियल्स और कई सारी फैसिनेटिंग कहानियाँ लेके आया करते थे। टॉयज वो मेड आउट ऑफ टेराकोटा। बच्चे जो थे वो टेराकोटा टॉयज से खेलते थे और हमें कई सारे टेराकोटा टॉयज के रिमेन्स मिले हैं इन सिटीज में। अभी हमने बात करी क्राफ्ट्स पर्सन्स की, जो क्राफ्ट बनाते थे। क्योंकि नई नई चीजें डिस्कवर हो रही थी, मेटल्स डिस्कवर हो रहे थे, सो क्राफ्ट्स पीपल वो वेरी इंपॉर्टेंट। काफी ऐसी चीजें मिली हैं जो स्टोन से, शेल से और मेटल से बनी हुई हैं। कौन से मेटल्स? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। और सबसे स्ट्राइकिंग चीजें जो हमें मिली हैं वो हैं बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स, जो हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि उस समय एग्जिस्ट करते होंगे, बट दे डू एग्जिस्ट। कॉपर और ब्रॉन्ज से वो टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स बनाते थे। और गोल्ड और सिल्वर क्योंकि ज्यादा महंगे और ज्यादा प्राइजी थे तो उनसे सिर्फ ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाए जाते थे।
Now we move on to some interesting crafts. Seals, weights, pots and beads. Seals जो थे ये स्टोन से बनते थे. They were mostly rectangular in shape और इनमें काफ़ी बार किसी एनिमल की carving होती थी. Beads were made out of carnelian, which is a beautiful red stone. Weights. These were made out of chert, which is a kind of stone. एक तरह का पत्थर होता है जिसका नाम होता है chert. इससे वो weights बनाते थे. बहुत ही प्रिसाइसली शेप करते थे इन वेट्स को और प्रोबेबली इसका यूज करते थे प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स का वेट निकालने में. पॉट्स वर पेंटेड विद अ ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन जो मैंने आपको बताया. दिस इज वेरी आइकॉनिक ऑफ दिस पीरियड. और किस चीज में प्रोग्रेस करी इन्होंने? कॉटन, स्पिंडल एंड फेयॉन्स. मेरगढ़ का जिक्र पिछले चैप्टर में भी आया था और 7000 ईयर्स पहले ही कॉटन उगना शुरू हो गया था मेरगढ़ में. हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिमेन्स में आर्कियोलॉजिस्ट्स को सिल्वर वाज पे कॉटन के क्लॉथ का लिड मिला हुआ है और काफ़ी सारे कॉपर के ऑब्जेक्ट्स पे भी कॉटन मिला हुआ है. सो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये लोग कॉटन से बने हुए कपड़े इस्तेमाल करते थे. स्पिंडल व्हर्ल्स. ये एक ऐसी मशीन जैसी होती थी मेड आउट ऑफ टेराकोटा एंड फेयॉन्स जिससे वो थ्रेड स्पिन करते थे, जिससे वो कपड़ा बनाते थे. फेयॉन्स क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल होता है. जैसे स्टोन, मेटल्स ये सब तो नेचुरली आकर करते हैं, लेकिन फेयॉन्स इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड. सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज को शेप करने के लिए एक गम यूज होता है और इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के बाद इनको ग्लेज किया जाता है जिससे इनका एक बहुत ही शाइनी और ग्लासी सा सरफेस आ जाए. ग्लेज करने के बाद क्या कलर्स निकल के आते थे? ब्लू या सी ग्रीन. और फेयॉन्स का यूज होता था बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स या टाइनी वेसल्स बनाने के लिए, छोटे बर्तन. स्पेशलिस्ट्स. हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे काफ़ी चीज़ें वो प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलिस्ट्स. स्पेशलिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जो उसी काम में स्पेशलाइज करता हो. फॉर एग्जाम्पल, कटिंग स्टोन्स, पॉलिशिंग बीड्स, कार्विंग सील्स, ऑल दिस वर्क वॉज डन बाय स्पेशलिस्ट्स. नाउ वी मूव ऑन टू रॉ मटेरियल्स. क्योंकि क्राफ्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत तो पड़ेगी ना. So, पहली चीज, what are raw materials? Substances that grow naturally like iron ore, wood, stone जो naturally उगते हैं और substance produced by farmers और herders जो farmers या animal herders जो चीजें produce करते हैं, those things are called raw materials. Raw material की एक और खासियत ये होती है कि these substances are then processed to produce the finished goods. अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कोई और चीज बनाने में, then that thing can be considered as a raw material. For example, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर इज अ रॉ मटेरियल. फिर हम उसका यूज करते हैं फिनिश्ड गुड मतलब क्लॉथ बनाने के लिए. हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ रॉ मटेरियल्स तो लोकली अवेलेबल थे, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल्स डिस्टेंट लैंड से लाए जाते थे. सो विच रॉ मटेरियल्स एंड विच डिस्टेंट लैंड्स? कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, ये सारी चीजें वो डिस्टेंट लैंड से लाते थे. कहाँ कहाँ से? गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, अफगानिस्तान एंड ईरान. कॉपर को वेस्ट एशिया में एक कंट्री है ओमान, वहां से और राजस्थान से. एंड टिन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान. टिन और कॉपर की एक और खासियत है कि टिन वाज मिक्स्ड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज. और ब्रॉन्ज, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है जो टिन और कॉपर को साथ में मिलाने पे बनता है. तो इस चैप्टर में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे क्वेश्चंस बन सकते हैं. One of those things is this: tin and copper combine to produce bronze. अब आते हैं फूड पे. People in the countryside जैसे farmers और herders जो villages में रहते थे, वो crops उगाते थे और animals पालते थे. So these people provided food for people in the cities. Cities में जो scribes, crafts persons, rulers ये सब रहते थे, उनके लिए खाना गांव के जो farmers और herders हैं वो provide करते थे, जैसा आज भी होता है. कौन कौन से plants और crops उगाते थे हड़प्पन्स? Wheat, barley, rice, पीज मतलब मटर, सेसमे तिल, मस्टर्ड मतलब सरसों, पल्सेस मतलब दाल एंड लिनसीड मतलब अलसी के बीज. फूड उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली फार्मिंग. फार्मिंग के लिए वो एक नया टूल इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब जो उनके लिए नया था, विच वॉज द प्लाव. इसका इस्तेमाल करते थे अर्थ को डिग करके सीड्स प्लांट करने के लिए. ये प्लाउज वो वुड से बनाते थे और इनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया, आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिला. लेकिन इसके छोटे टॉय वर्जन्स हमें मिले हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि उस समय के लोग प्लाउज इस्तेमाल करते थे. इस रीजन को काफी रेनफॉल भी नहीं मिलती है, थोड़ा ड्राई साइड में आता है ये रीजन, इसीलिए यहाँ पे ऑब्वियसली इरिगेशन के फॉर्म्स यूज किए जाते थे, मतलब सिंचाई के तरीके यूज होते होंगे.
और इरिगेशन का मतलब होता है पानी को स्टोर करके रखते थे और जब भी फील्ड में रिक्वायर्ड हो फार्मिंग के लिए उस समय पानी को रिलीज करके फील्ड में यूज किया जाता था. दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू फील्ड्स व्हेन रिक्वायर्ड. फार्मिंग से भी फूड आता है लेकिन एनिमल्स से भी फूड आता है. सो हड़प्पन्स रियर्ड शीप, गोट, कैटल एंड बफलो. जहां वो रहते थे उनकी सेटलमेंट्स के आसपास उनको काफी पानी और पैस्चर्स मिल जाते थे अपने कैटल और एनिमल्स के लिए. लेकिन जब ड्राई समर मंथ्स आते थे, जब काफी टाइम तक बारिश नहीं होती थी, तो काफी बार उनको अपने एनिमल्स को लेके दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था इन सर्च फॉर वाटर एंड पैस्चर्स, मतलब घास जो एनिमल्स खा सकें. इसके अलावा लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे जैसे बेर, फिशिंग करते थे और वाइल्ड एनिमल्स जैसे एंटेलोप्स को अभी भी हंट करते थे. सो हंटिंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी. तो ये तो हमने जनरल बात कर ली पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की. लेकिन अब 2-3 सिटीज को इंडिविजुअली देखते हैं और उनके कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़ते हैं. जो गुजरात रीजन है वहां पे 1-2 ऐसे इंटरेस्टिंग टाउन्स हैं. उनमें से एक है ढोलावीरा. ढोलावीरा खादिर बेट में सिचुएटेड है जो रण ऑफ कच्छ में है. रण ऑफ कच्छ आज बहुत फेमस है, आपको मालूम है, क्योंकि वहां पे कहा जाता है व्हाइट सैंड. गुजरात टूरिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है रण ऑफ कच्छ. वहीं पे ढोलावीरा सिचुएटेड था. वहां पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल दोनों थी. ढोलावीरा जो सेटलमेंट था इसकी डिजाइनिंग ऐसी करी गई थी कि यहाँ पे सेंटर में एक लार्ज ओपन एरिया था जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती थी. लेकिन ढोलावीरा की डिजाइनिंग और बाकी हड़प्पन सिटीज की डिजाइनिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं. जैसा कि हमने आपको बताया था कि काफी सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सीटाडेल एंड लोअर टाउन. लेकिन ढोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था और हर हिस्से को एक बहुत ही मैसिव स्टोन से बनी हुई दीवार से सराउंड किया गया था. हर पार्ट का एंट्रेंस बड़े बड़े गेटवेज के थ्रू था. दूसरा डिफरेंस है, जनरली हमें हड़प्पन राइटिंग जो है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में मिली है जैसे सील्स पे. लेकिन ढोलावीरा में हड़प्पन स्क्रिप्ट के बड़े बड़े लेटर्स को व्हाइट स्टोन में कार्व करके वुड में लगाया गया है. ये हो गया ढोलावीरा. दूसरा इंटरेस्टिंग टाउन है लोथल. ये भी गुजरात एरिया में सिचुएटेड था एंड इट वाज लोकेटेड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती रिवर. हमने पहले डिस्कस किया है ट्रिब्यूटरी क्या होते हैं, छोटी रिवर्स विच मर्ज इनटू लार्जर रिवर्स. तो साबरमती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसपे लोथल सिचुएटेड था एंड इट वाज लोकेटेड क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत. लेकिन लोथल इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंस लोथल वाज सिचुएटेड नियर अ गल्फ, इट मे हैव बीन अ डॉकयार्ड. गल्फ क्या होता है? जब ओशन या सी का पानी किसी लैंडमास में अंदर तक ऐसे इंडेंटेशन बना देता है उसको हम कहते हैं गल्फ. गल्फ ऑफ खम्बत को आज हम गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं और ये इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी में खुलता है. तो क्योंकि लोथल की लोकेशन ऐसी थी कि इट कुड इजीली एक्सेस द सी, तो वहां से शिप्स का और बोट्स का आना जाना आसान हो जाता है. सो दिस कुड हैव बीन यूज्ड एज अ डॉकयार्ड जहां प्रोबेबली सामान लोड और अनलोड किया जाता था डिस्टेंट लैंड्स में भेजने के लिए या वहां से लाने के लिए. लोथल के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल. जो हमने बात करी थी कि यहाँ के लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग स्टोन, शेल और मेटल से चीजें बनाते थे, उसका एक इम्पोर्टेंट सेंटर लोथल था. लोथल में एक स्टोर हाउस भी था जहाँ पे हमें काफी सील्स और सीलिंग्स मिले हैं. ये हम आपको अभी बताएंगे कि ये क्या होता है. और लोथल में हमें एक वर्कशॉप भी मिली है जहाँ पे बीड्स बनाए जाते थे. और हम बात कर चुके हैं कि बीड्स वर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्राफ्ट इन दिस सिविलाइजेशन. यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स को स्टोन के पीसेस, हाफ मेड बीड्स, बीड्स बनाने के टूल्स और फिनिश्ड बीड्स ये सब मिले. सील इज इम्पोर्टेंट फॉर द हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब बात करते हैं कि ये होता क्या है. Seals may have been used to stamp packets and bags containing goods that were sent from one place to another. Seals मोहर जैसी होती थी, जैसे प्रेजेंट टाइम्स में मोहर लगाते हैं, स्टैम्प्स लगाते हैं, और इनका इस्तेमाल होता था पैकेट्स या गुड्स को जब हम पैक करते हैं तो उस पैकेज को स्टैम्प करने के लिए. जब भी वो लोग कोई बैग बंद करते थे तो उसको बांध के उसके ऊपर वेट क्ले लगाते थे और उसके ऊपर सील को प्रेस कर देते थे. तो सील का जो इम्प्रेशन बनता था क्ले पे उसको हम कहते हैं सीलिंग. तो अगर हम उस सिविलाइजेशन में रह रहे हैं और मैंने आपको कोई सामान पैकेज करके भेजा और उसके ऊपर सील लगा के भेजी, तो जब वो सामान आपके पास आएगा और अगर वो सीलिंग जो है, जो उसमें सील का इम्प्रेशन है, वो इंटैक्ट है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसका मतलब जो मैंने सामान भेजा था वो सही सलामत आपके पास पहुंच गया है. तो ये इतनी अच्छी सिविलाइजेशन चल रही थी, तो हाउ डिड इट ऑल एंड? ये सब खत्म क्यों हो गया? दैट रिमेन्स अ मिस्ट्री.
इस क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर अभी तक हमें ढंग से नहीं मिला है। हमने आपको बताया था कि 4700 ईयर्स पहले ये सिविलाइजेशन शुरू हुई थी और इसके खत्म होने की स्टार्टिंग 3900 ईयर्स पहले स्टार्ट हो गई। चेंजेस क्या आए? पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ दीज सिटीज। इनमें से काफी शहरों में लोगों ने रहना बंद कर दिया। राइटिंग्स, सील्स, वेट्स, जो इनकी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यूज होना बंद हो गई थी। और डिस्टेंट लैंड से लाए हुए रॉ मटेरियल्स भी अब रेयर हो गए थे, अब ज्यादा नहीं लाए जाते थे। मोहनजोदारो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी उस टाइम की, वहां पे स्ट्रीट्स पे गार्बेज इकट्ठा होने लग गया। जो उनका इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था वो ब्रेक डाउन हो गया, वो फंक्शनल नहीं रहा। नए और लेस इम्प्रेसिव घर बनने लग गए। जो उनके पहले के घर इतने अच्छे डिजाइन होते थे उससे कम अच्छे घर बनने लग गए। बट वाई दीज चेंजेस? स्कॉलर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि रिवर्स ड्राई अप होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होने लग गई। दूसरा सजेशन ये है कि डिफॉरेस्टेशन होने लग गया था। डिफॉरेस्टेशन मतलब जब हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, पेड़ को काट देते हैं, तो उसकी जगह जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था वहां पे अब बैरन लैंड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात, वो वुड का इस्तेमाल करते थे फ्यूअल की तरह, ब्रिक्स को बेक करने के लिए या कॉपर ओर्स को मेल्ट और शेप करने के लिए। या एनिमल्स जो थे, कैटल, शीप, गोट, ये ग्रेज करते थे, जिसकी वजह से घास का जो बड़ा कवर था वो खत्म हो गया, सॉइल इरोजन होने लग गया और फॉरेस्ट खत्म हो गए। कुछ एरियाज में फ्लड्स भी आए थे। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर इनमें से कोई भी पॉसिबल रीजन हो तो उससे सब कुछ एक साथ कैसे खत्म हो सकता है? नन ऑफ दीज रीजंस एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। अगर फ्लड आता या रिवर ड्राई होती तो वो सिर्फ कुछ एरियाज को इफेक्ट करता। अनदर रीजन कुड बी रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। जो रूलर्स इनके ऊपर राज करते थे उनका राज खत्म हो गया और धीरे धीरे चीजें डेटेरियोरेट करने लग गई, खराब होने लग गई और सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो गई। रीजन जो भी हो, इसके आफ्टर इफेक्ट्स ये थे कि सिंध और वेस्ट पंजाब में, जो अभी पाकिस्तान में आता है, इन साइट्स को लोगों ने अबैंडन कर दिया, यहाँ से चले गए। मेनी पीपल मूव्ड इनटू स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड साउथ। काफी लोग इन सिविलाइजेशंस की जगह से शिफ्ट करके साउथ में या ईस्ट में चले गए। और इस टाइम के करीब 1400 ईयर्स बाद फिर से नई सिटीज बनना स्टार्ट हुई। मतलब आज से 2500 ईयर्स पहले। हमने आपको बताया था ये सिटीज खत्म होना स्टार्ट हुई 3900 ईयर्स पहले, राइट? उसके 1400 ईयर्स बाद, मतलब आज से 2500 ईयर्स पहले, फिर नई सिटीज बनना स्टार्ट हो गई। ये पूरा हमने पढ़ लिया हड़प्पा के बारे में और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय वर्ल्ड में सिर्फ यही एक सिविलाइजेशन थी, और भी बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी। उनमें से एक पे नजर डाल लेते हैं, जो थी इजिप्ट में। जैसा आप में से काफी लोग जानते होंगे कि इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द एरिया अलोंग द नाइल रिवर। नाइल रिवर इजिप्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है और उसके अराउंड के एरिया को छोड़ के इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट। यहाँ पे डेजर्ट को डिजर्ट से कंफ्यूज मत करिएगा। डेजर्ट में सिंगल एस होता है और डिजर्ट में डबल एस होता है। डेजर्ट का मतलब होता है ड्राई लैंड जहाँ पे प्लांट्स नहीं उगते, ज्योग्राफिकल फीचर होता है ये। और डिजर्ट का मतलब होता है मीठा। कोई भी चीज जो हम मीठे के कोर्स में खाते हैं उसको डिजर्ट बोला जाता है। तो इजिप्ट में सिविलाइजेशन चल रही थी आज से 5000 ईयर्स पहले और वहाँ पे किंग्स रूल कर रहे थे। ये किंग्स आर्मीज को भेजते थे डिस्टेंट लैंड्स में, वहां से गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रेशियस स्टोन्स, ये सब वापस लाने के लिए। इन किंग्स ने बहुत बड़े बड़े टूम्स भी बनवाए थे, जिनको कहते हैं पिरामिड्स। टूम्स वो जगह होती है जहाँ पे जिनकी डेथ हो जाती है उनको बेरी किया जाता है। तो जब इजिप्ट के किंग्स की डेथ होती थी तो इनकी बॉडीज को प्रिजर्व करके इन पिरामिड्स में बेरी किया जाता था। इन प्रिजर्व्ड बॉडीज को ममीज कहा जाता है। इसके ऊपर बहुत सारी हॉरर स्टोरीज, हॉरर मूवीज, कार्टून्स सब बन चुके हैं। आई एम श्योर आपने पहले ये वर्ड सुना होगा, तो वो यहीं से आता है। एक और इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग बात यह है कि जब इन किंग्स को बेरी किया जाता था तो उनके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे क्लोथ्स, बर्तन, ऑर्नामेंट्स, फूड, ड्रिंक्स, वेपन्स, इन सबको भी बेरी किया जाता था। और काफी बार एनिमल्स या इवन उनके सर्वेंट्स, मेन एंड वुमेन, उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था। तो ये एक बहुत ही क्रूअल प्रैक्टिस थी, बट दैट इज व्हाट यूज्ड टू हैपन देन। सो दीज वर वन ऑफ द मोस्ट इलैबोरेट ब्यूरियल्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। So guys, chapter 3 done. We have covered all the important points. और हमने इस पूरे को एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको समझाया है। I hope you've understood the chapter. पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली बार नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल।
बाय बाय।